Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lifts the World Cup after 28 years. दोस्तों, आपको ये मोमेंट तो याद ही होगा ना, जब इंडिया ने 2011 में पूरे 28 सालों के बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। आज भी जब हम धोनी का वो हेलीकॉप्टर शॉट देखते हैं तो लगता है कि कल ही की बात है, जब इंडिया ने श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप जीता था। हम सभी को ऐसा लगा था जैसे पूरे इंडिया का सपना सच हो गया हो। अगर सपने की बात करें तो भारत की आजादी की बात भी कर देते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से दशकों के बाद भारत आजाद हुआ, तो भारत के सपनों को नए पंख लग गए और भारत नई ऊंचाई पर उड़ने लगा। हमने चंद्रयान मिशन की सफलता भी देखी और नीरज चोपड़ा को ओलंपिक्स गेम्स में गोल्ड मेडल लाते भी देखा। हम सभी इन ग्रेट मोमेंट्स के बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसे किसी भी बड़े टारगेट को कैसे अचीव किया जाता होगा? क्या सिर्फ हार्ड वर्क करके हम भी कुछ इसी तरह से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं? लेकिन अगर सिर्फ हार्ड वर्क करने से ही सक्सेसफुल बन जाते तो खेतों में दिन रात मेहनत करने वाला हर किसान अमीर होता। लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर ऐसी कौन सी बात है जो सक्सेसफुल लोगों को हमसे डिफरेंट बनाती है? चलिए हम बताते हैं। सक्सेसफुल लोगों और कंपनीज के पास हमेशा आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है और उसे फॉलो करके ही वो हर बड़े टारगेट को अचीव कर पाते हैं। याद कीजिए कि वर्ल्ड कप फाइनल में कैसे धोनी युवराज सिंह से पहले बैटिंग के लिए गए थे। आप ये भी जानते होंगे कि आजादी के पहले गांधी जी और दूसरे फ्रीडम फाइटर्स ने किस तरह से प्लानिंग करके अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इन सभी इवेंट्स में एक अच्छी स्ट्रेटेजी का यूज किया गया था। क्या हो अगर हम भी अपनी लाइफ में अच्छी स्ट्रेटेजीज बनाकर सक्सेस के रास्ते पर चलना शुरू करें? आपको लग रहा होगा कि यार, अगर अच्छी स्ट्रेटेजी हमें खुद बनाना आता तो क्या ही बात होती। हम आपकी ये प्रॉब्लम को समझते हैं। इसलिए आज हम एक ऐसी किताब की चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें न सिर्फ अच्छी स्ट्रेटेजी बनाने के बारे में बताया जाएगा, बल्कि बुरी स्ट्रेटेजी को आइडेंटिफाई करके उससे अवॉइड करने का सजेशन भी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिचर्ड रूमेल्ट की लिखी किताब गुड स्ट्रेटेजी बैड स्ट्रेटेजी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो बिजनेस एंड कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी बनाने के एक्सपर्ट हैं। वो मानते हैं कि हम भले ही लीडरशिप, विजन और प्लानिंग की कितनी ही बात कर लें, लेकिन ये सब स्ट्रेटेजी के अंदर नहीं आता है। एक सही स्ट्रेटेजी के अंदर किसी सिचुएशन के क्रिटिकल फैक्टर्स को फाइंड आउट करके कुछ इस तरह से एक्शंस लेने पड़ते हैं जिससे हम उन फैक्टर से डील कर सकें। किसी भी लीडर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाले चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करके उससे ओवरकम करना है। चैलेंज जितना बड़ा होगा, हमारी स्ट्रेटेजी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। ज्यादातर टाइम हम स्ट्रेटेजी को सक्सेस या एम्बिशन के साथ भी जोड़ने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें सक्सेस मिल रही है या हमारा एम्बिशन अच्छा है तो हमारी स्ट्रेटेजी भी परफेक्ट ही होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक अच्छी स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट्स, पॉलिसीज, आर्ग्यूमेंट्स और एक्शंस का मिक्सचर होता है। इस किताब के जरिए रिचर्ड हमें गुड स्ट्रेटेजी और बैड स्ट्रेटेजी में डिफरेंस बताना चाहते हैं। वो गुड स्ट्रेटेजी को एक लॉजिकल स्ट्रक्चर मानते हैं जिसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट है प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना, दूसरा एलिमेंट है उसके लिए गाइडिंग पॉलिसी बनाना और तीसरा एलिमेंट है एक कोहेरेंट एक्शन प्लान रेडी करना। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में हम इन्हीं एलिमेंट्स पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप बने रहिए कुकू एफएम के साथ। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर गुड स्ट्रेटेजी बैड स्ट्रेटेजी की बुक समरी। इस किताब के ऑथर हैं रिचर्ड रूमेल्ट। मैं हूं आरजे गौहर परवेज। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, एक अच्छी स्ट्रेटेजी क्या है ये तो हमने जान लिया, लेकिन इसे बनाने के लिए एक अच्छे लीडर होने के साथ साथ हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का वैल्यूएशन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हें जाने बगैर हम कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने में सफल नहीं हो सकते हैं। आज की डेट में वॉलमार्ट को कौन नहीं जानता है। इनकी शुरुआत छोटे शहरों में बड़े और डिस्काउंटेड स्टोर्स खोलने से हुई। इन्हें मार्केट में के मार्ट जैसे दूसरे बड़ी कॉम्पिटिटर्स भी मिले, लेकिन एक टाइम पर मार्केट में लो कॉस्ट
रिटेलिंग में डोमिनेट करने वाली के-मार्ट ने 2002 में बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया। आखिर कंपनी ने इतनी बड़ी चूक कहां कर दी? 1970 और 80 के दशकों में जब वॉलमार्ट अपने डोमेस्टिक स्टोर्स में टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने पर काम कर रही थी, तब के-मार्ट ने टाइम के अकॉर्डिंग खुद को नहीं बदला और वॉलमार्ट की स्ट्रेटजीज को इग्नोर करके अपने इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर ज्यादा ध्यान दिया। बाइबल में डेविड एंड गोलियत का एक इंसिडेंट है। डेविड एक साधारण सा भेड़ चलाने वाला लड़का था और गोलियत दुश्मन की तरफ से लड़ने वाला एक हट्टा कट्टा 9 फीट लंबा और हाथों में आर्मर पहना हुआ था। उसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था, लेकिन डेविड ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और सिर्फ 5 पत्थर और एक गुलेल लेकर गोलियत को मारने निकल पड़ा। गोलियत ने उसका मजाक उड़ाया। सबने सोचा कि डेविड मारा जाएगा, लेकिन उसने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और गोलियत की वीकनेस जानकर गुलेल से सीधा उसके माथे पर निशाना लगाया और एक छोटे से पत्थर की मदद से उसने अपने से कई गुना ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट को मार गिराया। ये ठीक वैसा ही था जैसे एक चींटी हाथी को मार गिराती है। इस कहानी से हमने ये सीखा कि कैसे बड़े से बड़े टारगेट को अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर अचीव किया जा सकता है। वॉलमार्ट की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। के-मार्ट ने वॉलमार्ट को ठीक वैसे ही अंडर एस्टिमेट किया जैसे गोलियत ने डेविड को किया था। नतीजा हम सबके सामने है। आज वॉलमार्ट का नाम पूरी दुनिया में है। बड़े बड़े बिजनेस मीटिंग्स में वॉलमार्ट की सप्लाई चेन मैनेजमेंट की मिसाल दी जाती है। इसीलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि एक अच्छी स्ट्रेटजी को कामयाब बनाने के लिए कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स का होना जरूरी नहीं है। बस अपनी स्ट्रेंथ्स का प्रॉपर यूज करके अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना है। हर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते टाइम यही फंडा दिमाग में रखना है और रिजल्ट्स खुद ब खुद आपके सामने होगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के बारे में जाना। अगले एपिसोड में हम बैड स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में हमने ये तो जान लिया कि आखिर एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बैड स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे डार्कनेस के बारे में बोला जाता है कि लाइट का एब्सेंस ही डार्कनेस होता है, ठीक वैसे ही किसी भी टास्क में एक अच्छी स्ट्रेटजी का एब्सेंस ही बैड स्ट्रेटजी है। लेकिन जब हम इसका इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि सिचुएशन की समझ ना होना या प्रॉपर विजन ना होने के कारण गलत डिसीजंस ले लेना। इसलिए इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लफ स्ट्रेटजी की। इसका मतलब यह होता है कि हम चीजों को शुगर कोट करके या बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। अब एक बैंक का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। बैंक्स का प्राइमरी वर्क क्या है? बैंक एक तरफ डिपॉजिटर से पैसे एक्सेप्ट करता है और दूसरी तरफ उन्हीं पैसों को इंटरेस्ट लेकर लोगों को लोन मुहैया कराता है। लेकिन अब अगर यही बैंक बोले कि हमारी स्ट्रेटजी कस्टमर सेंट्रिक है और हम कस्टमर्स के पैसों के लेन देन संभालते हैं, तो ये एक तरह का फ्लफ है। बैंक्स का काम बहुत ईजी है, लेकिन उसे बढ़ा चढ़ाकर एक अच्छी सी शक्ल देना ताकि हमारे और आपके जैसे लोग इम्प्रेस होकर उनके साथ बैंकिंग करें, इसी आइडिया को फ्लफ कहा जाता है। लेकिन हमेशा बिजनेस को इससे फायदा ही हो, ये भी जरूरी नहीं। इन सब में कभी कभी रियल मोटिव इतना छुप जाता है कि मेन मुद्दा क्या था, यही सामने वाले के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी हम रियल प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं पाते हैं और मेन प्रॉब्लम को देखने के अलावा हम बाकी हर चीज पर फोकस करते हैं। अमेरिकन कंपनी इंटरनेशनल हार्वेस्टर का खेती के सामान बनाने में काफी नाम था। 1977 में आर्ची मैककार्डेल कंपनी के नए सीईओ बनाए गए। उस वक्त कंपनी फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली बहुत ही बुरे समय से गुजर रही थी। मैककार्डेल अपने साथ एक नई कॉरपोरेट स्ट्रेटजी लेकर आए, जिसमें उन्होंने प्रोडक्ट्स को 5 अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। इससे वो मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स में अपनी प्रेजेंस बढ़ाकर प्रॉफिट और रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन वो स्ट्रेटजी किसी काम की नहीं है जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो। दरअसल कंपनी की लेबर पॉलिसीज बहुत खराब थी और वहां एम्प्लॉयज काम नहीं करना चाहते थे।
कुछ ऐसे ही रीजंस की वजह से एक अच्छी स्ट्रेटेजी होने के बावजूद भी कंपनी फेल हुई और ज्यादातर सेक्शंस में सरवाइव नहीं कर पाई। उनके पास सिर्फ ट्रक मेकिंग डिवीजन बच पाई और उसका नाम बदलकर नेविस्टर रखा गया। इस स्ट्रेटजी के टोटल अपोजिट है डरपा, यानी द डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। ये एजेंसी अमेरिका के डिफेंस पर काम करती है। ये मिसाइल्स, बालिस्टिक्स जैसे वॉर इक्विपमेंट्स बनाती है। लेकिन इंटरनेशनल हार्वेस्टर की तरह ये कंपनी एक साथ बहुत सारे टारगेट्स बनाने के बजाय प्रेजेंट और फ्यूचर डिफेंस थ्रेट्स पर फोकस करके स्ट्रेटजीज बनाती है। इसलिए इनके फेलियर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हर 4 से 6 साल में बदल देते हैं ताकि फ्रेश टैलेंट्स और इनोवेशंस को अपनी कंपनी में यूटिलाइज कर सकें। इसी तरह से ये भी ज़रूरी है कि हम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें। सिर्फ स्ट्रेटजी बना लेने से काम नहीं पूरा होता है। अगर हम खाना बनाकर थाली सामने रखकर सिर्फ उसे देखते रहें तो हम अपनी भूख नहीं मिटा सकते हैं। ठीक ऐसे ही स्ट्रेटजी बनाकर उसे पूरा करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन भी तय करना होता है। एक अच्छी स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में फोकस करती है, जिससे हम बाकी के गोल्स पूरे करने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस भी आसान बन जाती है। हमें यह समझना है कि स्ट्रेटजी और गोल दो अलग अलग चीज़ें हैं और जिस दिन हम ये समझ लेंगे उस दिन बैड स्ट्रेटजीज को अवॉइड करने का रास्ता भी अपने आप मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने बैड स्ट्रेटजीज के बारे में जाना। अगले एपिसोड में हम बैड स्ट्रेटजीज बनने की वजूहात क्या क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। आप सुनते रहिए कुकू एफएम। दोस्तों, गांधी जी को पूरी दुनिया में उनकी लीडरशिप के लिए जाना जाता है कि कैसे अहिंसा के बल पर उन्होंने अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी। एक कैपेबल लीडर के लिए जरूरी होता है कि वो करेक्ट टाइम पर करेक्ट डिसीजंस लेकर अच्छी चॉइसेस करते रहें, जिससे पूरी टीम के साथ साथ पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा हो। लेकिन जब एक लीडर को यही चॉइसेस करने में ही आलस आने लगता है तो अपने आप बैड स्ट्रेटजीज बनने लगती हैं। डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन यानी डीईसी 1960 के दशक में माइक्रो कंप्यूटर्स बनाने वाली एक मेजर कंपनी थी। लेकिन लेट 70s में जब दूसरे माइक्रो कंप्यूटर्स भी मार्केट में आए तो कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार गिरने लगा। ऐसे में फ्यूचर की स्ट्रेटजीज को प्लान करने के लिए एक मीटिंग रखी गई जिसमें कंपनी के बहुत सारे की मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। इनमें से 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स एलेक, बेवर्ले और क्रैग थे। इस बारे में तीनों की ओपिनियन अलग अलग थी। जहां एलेक ने कहा कि डीईसी हमेशा से एक कंप्यूटर कंपनी ही रही है और फ्यूचर स्ट्रेटजीज भी इसी पर बेस्ड होनी चाहिए, तो वहीं बेवर्ली ने कहा कि कंपनी को कस्टमर रिलेशनशिप्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। बल्कि क्रैग इन दोनों से ही सहमत नहीं थे। उनके अकॉर्डिंग यदि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर कंप्यूटर इंडस्ट्री टिकी हुई है तो कंपनी को सेमीकंडक्टर चिप्स ही बनाने चाहिए। अब सही चॉइस करने का कंफ्यूजन था। सब एक दूसरे की बात से डिसएग्री कर रहे थे। सबको अपना ओपिनियन कंपनी के फ्यूचर के लिए सही लग रहा था। डीईसी के चीफ एग्जीक्यूटिव केन ओल्सन ने तीनों को एक कॉमन डिसीजन बनाने के लिए कहा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फिर 1992 में केन ओल्सन को रॉबर्ट पामर ने रिप्लेस किया। उन्होंने कंपनी को सेमीकंडक्टर्स में ही ज्यादा फोकस करने की स्ट्रेटजी बनाई, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी भी आखिरकार फेल ही हो गई। 1998 में डीईसी को कॉम्पेक ने एक्वायर कर लिया और ये सब स्ट्रेटेजिकल तरीके से एक डिसीजन पर न आ पाने का नतीजा था। बैड स्ट्रेटजी बनने का एक और रीजन है कि हम वन साइज फिट्स फॉर ऑल वाली मेंटेलिटी पर चलना चाहते हैं। मतलब हर तरह की प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। ये शॉर्टकट रास्ता हम हार्ड वर्क से बचने के लिए अपनाते हैं, लेकिन इससे हम सिर्फ डिसअपॉइंट होते हैं। इसीलिए एक अच्छे लीडर में क्रिएटिव विजन का होना बहुत ज़रूरी है और इस विजन को अचीव करने के लिए अपनी टीम को किस तरह एनकरेज करना है और गोल की तरफ स्ट्रेटेजिकली कैसे आगे बढ़ना है, ये फाइंड आउट करना ही अच्छे लीडर की निशानी है। साल 1212 के चिल्ड्रन क्रूसेड की कहानी बहुत प्रचलित है। दरअसल स्टीफन नाम का एक भेड़ चरवाहा था। उसका विजन जेरूसलम जाना था।
जिसे क्रिश्चियंस एक बहुत ही पवित्र जगह मानते हैं। स्टीफेन वहां जाकर वो मुस्लिम से उस पवित्र जगह को बिना किसी जबरदस्ती से प्यार के साथ वापस पाना चाहता था। उसके विजन से जर्मनी के निकोलस ने भी ठान लिया कि जेरूसलम की पावन धरती को वापस पाकर ही रहेंगे। ऐसे में इस विजन के लिए जोश और लीडरशिप की कमी नहीं थी। हजारों की तादाद में लोग जेरूसलम की ओर चल पड़े, लेकिन सिर्फ 4-5 महीनों में ही ये मूवमेंट खत्म हो गया और न जाने कितने लोगों की जानें चली गईं। इसका मेन रीजन ये था कि इस पूरी मूवमेंट में विजनरी और इंस्पायरिंग लीडर्स तो थे, लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटजी की कमी की जगह से सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। इसके अपोजिट महात्मा गांधी एक विजनरी लीडर थे, जिनकी सूझबूझ और स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड प्रोटेस्ट की वजह से भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। विजन के साथ अगर एक अच्छी स्ट्रेटजी भी मिला दी जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए लास्ट में हम अच्छे थॉट्स और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमने एक अच्छी स्ट्रेटजी तो बना ली, लेकिन जब तक हमारी नीयत और थॉट्स उस गोल को पाने के लिए अलाइन नहीं होते हैं तो वो स्ट्रेटजी किसी काम की ही नहीं रहती है। साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन के पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जैसी हमारी सोच होती है हम भी वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग होना भी बहुत जरूरी है। नेगेटिव थॉट्स भी बैड स्ट्रेटजी को जन्म देते हैं। रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट मैनिफेस्टेशन की पावर समझाती है। इसलिए हमें कोई भी स्ट्रेटजी बनाते वक्त उसे अच्छे और बुरे दोनों ही एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए चॉइसेस और डिसीजंस लेने होंगे। अगर हम फेलियर से डरते रहेंगे तो हमें बैड स्ट्रेटजी बनाने की वजह से खराब रिजल्ट्स ही मिलेंगे। तो बस आप अच्छे थॉट्स और बहुत सारे एफर्ट्स के साथ अपनी स्ट्रेटजीज पर काम करते रहिए और आपको बेस्ट रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने बैड स्ट्रेटजीज बनने के रीजंस जाने। अगले एपिसोड में हम एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाने के बारे में समझेंगे। दोस्तों, अभी तक हमें ये बात तो समझ आ ही गई है कि अच्छी स्ट्रेटजी लाइफ के किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाने के लिए आखिर कौन कौन से कंपोनेंट्स जरूरी होते हैं, चलिए अब उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें चैलेंज को डायग्नोस ठीक वैसे ही करना होगा जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले करता है। कोई भी स्ट्रेटजी बनाने के लिए पहले प्रॉब्लम की समझ होना बहुत ज़रूरी है और उसी के बेसिस पर गाइडिंग पॉलिसी बनाई जाती है, जिसमें चैलेंज को फैक्ट्स फेस करके ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने की प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के बाद उसे इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है। इम्प्लीमेंटेशन से पता चलता है कि आखिर बनाई गई स्ट्रेटजी कितने पानी में है और ये सारे प्लान्स एक्चुअल में काम करेंगे या नहीं। अब एक डॉक्टर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। पेशेंट की प्रॉब्लम को डायग्नोज करना पहला स्टेप होता है। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वो जिस ट्रीटमेंट को सिलेक्ट करता है वो उसकी गाइडिंग पॉलिसी हुई। उस ट्रीटमेंट के अंदर डॉक्टर ने जो भी डाइट प्लान और मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब कर दिए हैं वो कोहेरेंट एक्शन प्लान बन गया। जब पेशेंट को उसे फॉलो करता है तो उसे उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। आईबीएम का नाम हम सब ने सुना है। शुरू के सालों में कंपनी ने बहुत नाम कमाया। 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आईबीएम ने बनाया। यही नहीं, नासा के प्रोजेक्ट्स में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। साथ ही साथ हम जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स में यूज होने वाली मैग्नेटिक स्ट्रिप्स देखते हैं वो भी आईबीएम ने ही इन्वेंट की हैं। लेकिन 1993 में ये कंपनी लगातार बर्बादी की ओर बढ़ने लगी थी। उसे $8 बिलियन का लॉस हुआ था। उस टाइम तक आईबीएम इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस के लिए फेमस थी। इसका मतलब था कि कंप्यूटर से जुड़ा हर काम वो कंपनी करती थी। हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड नीड्स के लिए ये वन स्टॉप शॉपिंग सॉल्यूशन थी। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर्स के आने से कंप्यूटर इंडस्ट्री बिखरने लगी और कंपनी का फोकस शिफ्ट होने लगा। इसकी वजह से क्लाइंट्स नाराज होने लगे और फिर अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग कंपनीज बनने लगीं। वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट ने कहा कि ज्यादा लॉस से बचने के लिए कंपनी को बाकी की मार्केट की तरह फ्रेगमेंटेड होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कंपनी को कंप्यूटर से जुड़ी सभी चीजों से डील करने के बजाय एक छोटा सेक्शन पकड़कर उस पर काम करना चाहिए।
इसी दौरान लू जेसनर आईबीएम के सीईओ बने। उन्होंने कंपनी की सिचुएशन को प्रॉपरली एनालाइज किया और इस कंक्लूजन पर आए कि कंपनी की दिक्कत ये नहीं है कि वो इंटीग्रेटेड है, मतलब सभी चीज़ों से एक साथ डील करना रियल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इस इंटीग्रेशन का सही इस्तेमाल करना ही मेन प्रॉब्लम था। और इसके लिए कंपनी के इंटरनल मैटर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स जिम्मेदार थे। उन्होंने इस प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करके सॉल्यूशन भी निकाला। इस तरह से कंपनी वही रही, लेकिन अप्रोच चेंज हो गई। इस तरह से आईबीएम वापस अपने रूट्स पर आ गई। आईबीएम हमेशा से ही एक अच्छी कंपनी रही है। बस कंपनी को एक कैपेबल लीडर की जरूरत थी, जो प्रॉब्लम्स को समझकर डायग्नोस करे और फिर उसे लॉसेस के दलदल से बाहर निकाल लाए। जेंस्टर के रूप में ठीक वैसा ही लीडर आईबीएम को मिला। किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोस करते टाइम ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसे प्रॉब्लम्स के किन एस्पेक्ट्स पर फोकस करना है और किन पर कम फोकस करना है, इन दोनों ही बातों की समझ हो। इस तरह से जब लीडर को ये मालूम होता है कि कैसे पूरी टीम को सही डायरेक्शन पर ले जाना है, तो किसी भी टारगेट को अचीव किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड से हमने गुड स्ट्रेटजीज बनानी सीखी। अगले एपिसोड में हम टीम कोऑर्डिनेट करने के बारे में जानेंगे। मान लीजिए दोस्तों, आप एक लंबे सफर पर अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ जा रहे हो और रास्ते में आपकी कार खराब हो जाती है। आप कहीं से कोई मैकेनिक बुलाते हैं जो आपकी कार को बड़ी अच्छी तरीके से चेक करके फॉल्ट का पता तो लगा लेता है, लेकिन फिर बोलता है कि उसे इस फॉल्ट को ठीक करना नहीं आता। ऐसे में आपका टाइम और एफर्ट दोनों ही वेस्ट हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को डायग्नोज तो कर लेते हैं, तो उसके आगे हमें उसका कोर्स ऑफ एक्शन भी प्लान करना होगा। वैसे जब हम चैलेंज को अच्छे से नाप तौल के समझ लेते हैं, तो हमारा आधे से ज़्यादा काम वहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद गाइडिंग पॉलिसी की बात आती है। अगर इसे सिंपल वर्ड्स में बताना हो तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेटजी बनाने के प्रोसेस में ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए जब हम एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो करते हैं, तो उसी को गाइडिंग पॉलिसी कहा जाता है। इसमें हम किसी भी प्रॉब्लम में हाउ मतलब कैसे, व्हाट मतलब क्या और वाई मतलब क्यों लगाकर खुद से सवाल पूछते हैं और फिर उसके लॉजिकल जवाब की खोज भी करते हैं। साथ ही साथ किसी भी डिसीजन को लेने पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा या वो डिसीजन लेना सही होगा भी या नहीं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे सिंपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ये सब भी हमें गाइडिंग पॉलिसी में ही मिलता है। और उसके लिए हम जो स्टेप्स फॉलो करते हैं, वो हमारा कोहेरेंट प्लान ऑफ एक्शन होता है। यूरोपियन बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट का लंदन में एक आलीशान ऑफिस था। कंपनी बहुत बड़ी थी और उनका बिजनेस भी उतना ही कॉम्प्लेक्स था। वो स्ट्रक्चर, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक का काम करती थी। इतना ही नहीं, कंपनी वर्ल्ड वाइड भी अपना नेटवर्क स्टेब्लिश कर चुकी थी। ऐसे में प्रोडक्ट मैनेजर्स का ये काम था कि उन्हें अपने रीजन के हिसाब से कस्टमर्स की नीड्स को समझकर प्रोडक्ट्स बनाना था और फिर उसी के अकॉर्डिंग मार्केटिंग के लिए भी स्ट्रेटजीज बनती थीं। लेकिन सीनियर मैनेजमेंट को लगा कि कंपनी का बिजनेस और फोकस काफ़ी बिखरा हुआ है और उन्होंने पैन यूरोपियन प्रोडक्ट्स बनाने के बारे में विचार सोचा। मतलब वो पूरे यूरोप में सेम प्रोडक्ट्स बनाने के बारे में सोच रहे थे। इससे उनके हर प्रोडक्शन यूनिट पर लगने वाले पैसों और रिसोर्सेज को बचाया जा सकता था। लेकिन प्रोडक्ट मैनेजर्स, जिन्होंने सालों तक रिसर्च करके अपने कस्टमर्स की नीड्स को समझकर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाई थी, वो पैन यूरोपियन इनिशिएटिव में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। अगर 3-4 कंट्रीज के प्रोडक्ट मैनेजर्स भी इस स्ट्रेटजी को अपना लेते, तो मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो सकता था। लेकिन इतने एफर्ट्स लगाकर उन्होंने मार्केट में अपनी पहचान और कस्टमर पोर्टफोलियो बनाया था और एक ही झटके में वो नए प्रोडक्ट्स के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। रिचर्ड भी उस मीटिंग में शामिल थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि एक नए इनिशिएटिव को ज़बरदस्ती एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स पर थोपने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे टाइम में आराम से रिलैक्स होकर प्यार से ही लोगों को अपना पॉइंट समझाने में भलाई है और इससे कंपनी और एम्प्लॉयज़ दोनों का फ़ायदा ही होगा। 9 महीने तक इस बात को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुआ, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। सीनियर मैनेजमेंट सबको इस बात के लिए कन्विंस करने में कामयाब रहा कि चेंज ज़रूरी है और अपने कंफर्ट लेवल में रहकर हम आगे नहीं बढ़ सकते।
फिर पैन यूरोपियन इनिशिएटिव को लॉन्गर रन में फायदेमंद साबित करके इसे लागू किया गया। अब इस केस में प्रॉब्लम को समझना जरूरी था। प्रॉब्लम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की नहीं थी, प्रॉब्लम थी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझने की और एम्प्लॉयज के डिसकंफर्ट को समझकर उन्हें यह समझाना था कि कंपनी और सबकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए चेंजेस लाना जरूरी है। सीनियर मैनेजमेंट ने भी इस चैलेंज को समझा और अपना फैसला थोपने की बजाय एक सक्सेसफुल प्लान ऑफ एक्शन बनाया। इस तरह से नए चेंजेस को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया। दोस्तों, अक्सर हम लोग कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस को काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब अगर कंपनी की मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेट ही ना कर पाते तो अल्टीमेटली नुकसान उनके साथ साथ कंपनी को भी झेलना पड़ता। इसलिए एक अच्छी गाइडिंग पॉलिसी में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और कोऑर्डिनेशन बनाने की क्षमता होनी भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसमें भी एक बात और ज़रूरी है कि पावर और डिसीजंस डिसेंट्रलाइज्ड होने चाहिए। आप कुछ वक्त के लिए सोचेंगे कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जितने कम लोग इन्वॉल्व होंगे, कोऑर्डिनेशन उतना ही आसान होगा और डिसीजंस उतनी ही जल्दी बनेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें। 20th सेंचुरी में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज़ में जहाँ कुछ लोग ही हर डिसीजन लेते हैं, तो वहाँ की हालत से हम सब वाकिफ़ हैं। लोगों के पास ना तो पैसा है और ना ही फ्रीडम है। स्टालिन के डिक्टेटरशिप्स रिजाइम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा लोगों की भुखमरी की वजह से अपनी जान गंवाई। ठीक ऐसे ही हर एस्पेक्ट में डिसेंट्रलाइजेशन करना भी एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजीज को हराने के लिए रशिया और अमेरिका को कोऑर्डिनेट करना पड़ा था। इन दो देशों के टर्म्स एक दूसरे के साथ कैसे हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर दोनों देश अलग अलग डिसीजन लेते तो डिसेंट्रलाइज तरीके से शायद हिटलर को हराना नामुमकिन ही था। लेकिन कोऑर्डिनेट करके सेंट्रलाइज्ड स्ट्रेटजीज बनाने से ही एक स्ट्रॉन्ग कॉमन एनिमी को इन्होंने मात दी। मतलब कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी सूझबूझ से ही एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाने में ही हम कामयाब हो सकते हैं। जल्दबाजी में चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं। इसीलिए हमें प्रॉब्लम्स को डायग्नोज भी करना है और उसी के अकॉर्डिंग ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है जिन्हें फॉलो करने से हमारे गोल्स ईजिली अचीवेबल हो सकें। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने एक गाइडिंग पॉलिसी के बारे में जाना। अगले एपिसोड में हम अपनी रिसोर्सेज से बेस्ट निकालने के बारे में जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ कुको एफएम के साथ। दोस्तों, आपको धोनी याद ही होंगे कि कैसे वो अपने उन बॉलर्स से भी बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवा लेते थे जिन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता था। एक अच्छी स्ट्रेटजी का मेन फोकस यही होता है कि कैसे भी हम अपने सेट गोल्स को अचीव करें। उसके लिए रिसोर्सेज और एफर्ट्स को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो रिसोर्सेज लिमिटेड हों या अनलिमिटेड। रिसोर्सेज लिमिटेड हों तो कोई गोल हमें और भी ज़्यादा चैलेंजिंग लगने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजंस लेने में हम मैच्योर तभी होते हैं जब लिमिटेड टाइम और रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम मैक्सिमम एफर्ट्स लगाकर गोल्स को अचीवेबल बना लेते हैं। बचपन में स्कूल के फिजिक्स क्लास में लीवर के बारे में हम सभी ने पढ़ा है। ये लीवर लिमिटेड फोर्स को मल्टीप्लाई करके डिज़ायर रिजल्ट्स दे देता है, फिर चाहे वो घर का दरवाज़ा खोलने जितना छोटा सा काम ही क्यों ना हो, या फिर डॉक यार्ड पर शिप्स पर से भारी सामानों को लोड या अनलोड करना हो। स्ट्रेटजी बनाने में जब हम रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई करके गोल्स अचीव करते हैं तो उसी को लीवरेज का नाम दिया जाता है। सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज बनाने के लिए मौके पर चौका मारना आना चाहिए। बिल गेट्स को जब 1980 में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए आईबीएम ने माइक्रोसॉफ्ट को एक बड़ा ऑफर दिया, बिल गेट्स ने इस डील को झट से हाँ कर दी। जल्दी ही उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होने लगी। इसीलिए अपॉर्चुनिटी को सही टाइम पर ग्रैब करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम स्ट्रेटजिकली आगे बढ़ना है तो एंटिसिपेशन करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम सही रास्ते को अपना सकें। जब हम आने वाली सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करते हैं तो परफेक्ट रिजल्ट पाने के लिए भी हमारा इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। इसके लिए हमें कोई जादुई शक्तियों की ज़रूरत नहीं होती है, बस विजन की ज़रूरत है। यूएस में जब एसयूवी कार का क्रेज़ बढ़ा था तब टोयोटा ने $1 बिलियन से भी ज़्यादा हाइब्रिड गैसोलीन इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां बनाने में इन्वेस्ट किया। इसके लिए उन्होंने 2 आउटकम्स
एंटीसिपेट किए। पहला ये कि फ्यूल्स के बढ़ते प्राइसेस को देखकर लोगों का रुझान इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ेगा और उनकी मार्केट में पकड़ के साथ सेल्स भी बढ़ेगी। दूसरा ये कि टोयोटा जैसी कंपनी जब अपनी इस टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंस ऑफर करेगी तब दूसरी कंपनीज भी इसके लिए काम करेंगे और टेक्नोलॉजी को बेटर करने में अपने एफर्ट्स लगाएंगे। ये सारे एंटिसिपेशंस टोयोटा के सही साबित हुए। लीवरेज के लिए पीवट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें यह समझना है कि किन एरियाज पर फोकस करके हम बेटर आउटकम पा सकते हैं। एफर्ट्स को मैग्नीफाई मतलब बड़ा और मल्टीप्लाई मतलब कई गुना कैसे किया जा सकता है, इसकी समझ रखना भी एक अच्छी स्ट्रेटजी डेवलप करने का एक इम्पॉर्टेंट टूल है। 7-Eleven स्टोर्स यूएसए और एशिया में पाए जाने वाले एक बड़े ग्रोसरी स्टोर और सुपरमार्केट की चेन है और जिसके प्रेसिडेंट हैं नोरितोशी मुराता। वो जानते थे कि जापान के लोग खाने पीने के मामले में बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इसीलिए 7-Eleven के सर्वाइवल के लिए कंज्यूमर्स को वैरायटी प्रोवाइड कराना जरूरी था। क्या आपको पता है कि इसी के चलते उनके पास सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स के ही 200 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं। कंज्यूमर नीड्स को आइडेंटिफाई करके कैसे जल्द से जल्द प्रोडक्ट्स डेवलप करके उन्हें मार्केट में लो कॉस्ट पर उतारना है। कंपनी ने इस पर खूब मेहनत की है। ये तो रही जापान की बात। अब चलते हैं चाइना की ओर। उन्होंने जब चाइना में एक्सपेंड किया तो वहां के कस्टमर नीड्स के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई। मुराता ने बताया कि वहां के लोगों को इनके हाइजीनिक स्टोर्स और कस्टमर सर्विस बहुत पसंद आई। देखते ही देखते उन्होंने चाइना के स्टोर्स से भी प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। हमने इस कंपनी से सीखा कि कैसे हर सिचुएशन में अलग अलग प्रोसेसेस और स्ट्रेटजी से अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। ये हमें ही एंटिसिपेट करना है कि किस सिचुएशन के लिए किस तरह के एक्शन प्लान्स बनाने होंगे ताकि हमें अपने गोल्स को बिना किसी परेशानी के इजीली अचीव कर सकें। साथ ही साथ टाइम टू टाइम चेंज लाने की हिम्मत भी हमारे अंदर होनी चाहिए। 1976 में एक ऑयल बिलियनियर जे पॉल गेटी की डेथ हुई और वो $700 मिलियन का फंड ट्रस्ट के लिए छोड़ गए। 1983 में विलियम हेंडरसन इस ट्रस्ट के चेयरमैन बने। इस ट्रस्ट को हर साल आर्ट के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करना होता था। पहले तो ये पैसा दुनिया भर के यूनिक आर्ट्स को कलेक्ट करके फाउंडेशन द्वारा बनाए गए म्यूजियम में रखा जाता था। लेकिन हेंडरसन को धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ कि आर्ट का मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट्स इकट्ठा करके एक म्यूजियम में रखना ही नहीं है। इसलिए टाइम के साथ उन्होंने अपनी अप्रोच बदली। उन्होंने ट्राइबल मैरिज कस्टम्स की फोटोग्राफी, उनके डांस और म्यूजिक के बारे में रिसर्च करके इन कल्चर्स को प्रिजर्व करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये फाउंडेशन 1.4 बिलियन का ट्रस्ट बन गया। ऐसा तभी पॉसिबल हो पाया जब ट्रस्ट के विजन को चेंज किया गया। अब दुनिया भर के आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स इस फाउंडेशन से सीखने के लिए आते हैं। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ने खूब नाम कमाया। हमने इस इंसिडेंट से ये सीखा कि टाइम के साथ खुद के विजन को चेंज करते रहना चाहिए। अगले एपिसोड में हम एंटिसिपेशन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जब भी हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसे सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस भी खोज लेते हैं। उसके बाद हम अल्टीमेटली वो एक ऐसा सॉल्यूशन सेलेक्ट करते हैं जो हमारा काम जल्दी और बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के पूरा कर देता है। इसे ही प्रॉक्सिमेट ऑब्जेक्टिव कहते हैं। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताते हैं। 1960 के दशक में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने इंसान को चांद पर भेजने की इच्छा जताई। ऐसा करके अमेरिका चांद पर जाने की दौड़ में लगे देशों, खासकर रशिया के सामने अपना डोमिनेंस दिखाना चाहता था। ये अमेरिका का प्रॉक्सिमेट ऑब्जेक्टिव था। ये फिजिबल भी था क्योंकि उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी और इंजीनियर्स थे और उस टेक्नोलॉजी को यूज करके वो रॉकेट्स और स्पेस क्राफ्ट्स बना सकते थे। लेकिन रॉकेट साइंटिस्ट वर्नर वॉन ब्राउन ने बताया कि रशिया के पास एक एडवांटेज है कि उनके पास रॉकेट और मिसाइल टेक्नोलॉजी है और उसका यूज करके उन्होंने ऑलरेडी वो टेक्नोलॉजी डेवलप करके लीड हासिल कर लिया था। वैसे अमेरिका के पास रिसोर्सेज तो थे, लेकिन रशिया की ये एक लीड उनके लिए चैलेंज बन सकती थी। उसी दौरान हमारे रिचर्ड अमेरिका की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में इंजीनियर के पोस्ट पर काम करने गए। उस वक्त उन्होंने ये समझा कि कैनेडी का प्रॉक्सिमेट ऑब्जेक्टिव क्या था और वो कैसे अमेरिका को चांद पर जाने की रेस में आगे लेकर गया। जेट
प्रोपल्शन लेबोरेटरी का मेन ऑब्जेक्टिव एक सर्वेयर को चांद पर भेजना था, जो कि एक अनमैन्ड मशीन होता और जिसका काम मून के सरफेस को स्टडी करना था। लेकिन मून के सरफेस के बारे में अलग अलग क्वेश्चंस भी उठने लगे। क्या वहाँ बड़े बड़े पहाड़ होंगे? क्या मून का सरफेस भुरभुरा होगा? क्या भुरभुरे सरफेस में सर्वेयर धंस जाएगा? या फिर वहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें होंगी? इन सब क्वेश्चंस के चलते साइंटिस्ट सर्वेयर का स्ट्रक्चर डिसाइड करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। फिलिस भुवाल्दा वहीं JPL में काम करने वाली एक साइंटिस्ट थी। उन्होंने लूनर सरफेस को एक डेजर्ट के जैसा बताया, जिसकी सतह हार्ड होगी और जिसकी स्लोप्स 15 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं होंगी। उनकी स्टडी और रिसर्च पर सबको भरोसा था। जब रिचर्ड ने उनसे पूछा कि आखिर वो कैसे इतना श्योर थी कि मून का सरफेस कैसा होगा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी नहीं पता था कि मून एग्जैक्टली कैसा होगा, लेकिन इंजीनियर्स बिना स्पेसिफिकेशंस के सर्वेयर नहीं बना सकते थे। इसलिए ये भी सच था। तो उन्होंने अपनी रिसर्च से जो सीखा था बस वही साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को बताया, और जिसकी वजह से मून लैंडिंग में अमेरिका को सफलता भी मिली। एक प्रॉक्सिमेट ऑब्जेक्टिव सेट कर लेने से इंसान क्या नहीं कर सकता है। जब हमें पता होता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो धरती पर तो सफलता पा ही सकते हैं, लेकिन चांद पर जाना भी कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर का होना बहुत ज़रूरी है, जो न सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्फिडेंटली गाइड करे, बल्कि अपने एक्शंस और डिसीजंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ले। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स दे जो अचीवेबल हों। साथ ही साथ हायरार्ची होने से ही ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है। जब हम स्टेप वाइज प्रोसीड को फॉलो करते हैं, तो हम धीरे धीरे चीज़ों को समझते और सीखते हैं। इस तरह से हम अल्टीमेटली अपने सेट गोल्स को अचीव करते हैं। जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो शुरुआत उसके गियर, एक्सीलरेटर, क्लच को समझने से करते हैं, और सीख जाने के बाद सबसे पहले दिन के टाइम कम ट्रैफिक वाले रास्तों पर बिल्कुल स्लो स्पीड पर चलाते हैं। उसके बाद ही मेन रोड या फिर हाईवेज पर चलाना शुरू करते हैं। इस तरह हर चीज़ का एक हायरार्चिकल स्ट्रक्चर होता है, और जिसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ठीक से गाड़ी चलाना नहीं आता है, और ये जानते हुए भी हम सीधे हाईवे पर चढ़ जाएं, तो ये अपने पाँव खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। जब एक छोटा बच्चा मैथ्स पढ़ना शुरू करता है, तो उसे पहले नंबर्स की समझ दी जाती है, ना कि सीधा कैलकुलस की किताब थमा दी जाती है। हर काम को करने के स्टेप्स होते हैं, और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके ही हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए एक लीडर को भी सभी डिसीजंस सोच समझकर और उसका लेआउट बनाकर ही लेने चाहिए, ताकि उसे एग्जीक्यूट करने में कोई दिक्कत ना हो, और टीम को उसे फॉलो करने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम चेन लिंक सिस्टम के बारे में समझेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि चेन लिंक सिस्टम डिसीजंस और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफेक्ट करता है। वीक लिंक के बारे में आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। जैसे एक चेन में अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी कमजोर हो, तो चेन को उसी पॉइंट से खींच के तोड़ा जा सकता है, फिर चाहे वो दूसरा भाग कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो। वैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गिराने के लिए एक वीक लिंक ही काफी होता है। रावण को हराना जब नामुमकिन लग रहा था, तब उसके भाई विभीषण ने ही उसकी कमजोरी बताकर उसे मार गिराने में श्री राम की मदद की। विभीषण इस केस में रावण की फैमिली और सेना के वीक लिंक थे, जिनकी वजह से रावण और उसकी लंका का सर्वनाश हुआ। वीक लिंक्स वो लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को कम करते हैं। मान लीजिए आपको एक घर खरीदना है। घर तो बहुत अच्छा बना हुआ है, सभी फैक्टर्स जैसे नक्शा, इंटीरियर्स और बाकी चीज़ें एकदम टिप टॉप हैं, लेकिन उसके पास ही में रेलवे ट्रैक है। अगर आप एक सर्विस क्लास इंसान हैं जो दिन भर ऑफिस से थक कर घर में आराम से रिलैक्स करना चाहते हैं, तो आप शायद इस घर को खरीदने से पहले 100 बार सोचेंगे, चाहे घर में हर फैसिलिटी ही क्यों ना हो। हर कुछ देर में आती जाती ट्रेन का शोर आपके लिए एक लिमिटिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से आप वो घर शायद नहीं खरीदेंगे। इसलिए हमें ये बात समझने की जरूरत है कि चेन का एक भी लिंक अगर वीक हुआ, तो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कम हो जाएगी, फिर चाहे बाकी के लिंक्स कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो।
ओ रिंग्स एक तरह की सील होती है जो कि मशीन्स के जॉइंट्स को जोड़ती है ताकि फ्लूइड्स उसमें से निकल ना पाए। 1986 में अमेरिकी सैटेलाइट चैलेंजर एक छोटे से ओ रिंग की वजह से एक्सप्लोड हो गया और 65,000 फीट नीचे धरती पर आ गिरा। दरअसल जो रबर उस ओ रिंग को बनाने में यूज किया गया था वो रबर लो टेम्परेचर्स के लिए बनी ही नहीं थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वीक लिंक कैसे पूरे के पूरे सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। इसलिए अमेरिकन स्पेस हिस्ट्री में ये एक बहुत बड़े फेलियर के रूप में देखा जाता है। चलिए अमेरिका के एक और इंसिडेंट की बात करते हैं। अमेरिका के एयरपोर्ट्स में इतनी स्ट्रिक्ट पासपोर्ट इंस्पेक्शन होती है कि कोई भी अनवांटेड इमिग्रेंट इल्लीगली देश में घुस ही नहीं सकता है। लेकिन बॉर्डर्स और समुद्र के रास्ते होने वाली इन्फिल्ट्रेशन को रोकने में वहां की सरकार उतनी ही लाचार है और उसकी वजह से इल्लीगल इमिग्रेंट्स को रोक पाने की ओवरऑल एफिशिएंसी कम होती है, फिर चाहे एयरपोर्ट्स पर कितनी भी एफिशिएंट चेकिंग क्यों ना होती हो। ठीक इसी तरह से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस वीक लिंक्स के चक्कर में इंप्रूव नहीं कर पाते हैं। मार्को टिनेली इटली में बेस्ड लेम्बॉर्डी मशीन्स कंपनी के जनरल मैनेजर है। जब उनके अंकल की डेथ हुई तो कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी। मशीन्स की क्वालिटी डिग्रेड हो रही थी और उनकी सेल्स टीम भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत घाटा उठाना पड़ रहा था। लेकिन मार्को को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कंपनी को बचाने की शुरुआत कहाँ से की जाए। फिर उन्होंने जब आराम से सिचुएशन को एनालाइज किया और उन्होंने पाया कि उनकी कंपनी कुछ स्टेप्स पर अटक चुकी थी। उन्होंने सोच समझ के सॉल्यूशन निकाला और उसे 3 फेजेस में बांट दिया। पहला फेज था क्वालिटी को इम्प्रूव करना। 1 साल उन्होंने सिर्फ अपनी मशीन्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में लगाया, अपनी मशीन्स को बेटर और फिर बेस्ट बनाने पर फोकस किया। उसके बाद बारी आई सेल्स इम्प्रूव करने की। सबने एक दूसरे की हेल्प की। जहां सेल्स टीम ने क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में हेल्प की, वहीं इंजीनियर्स ने समय आने पर सेल्स टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके मार्केट ग्रोथ में हेल्प की। हार्डवर्क और स्ट्रेटेजी धीरे धीरे रंग लाने लगी। तीसरे फेज में मार्कस ने अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ मिलकर मशीन्स की कॉस्ट पर काम किया, जिसकी वजह से कस्टमर्स के लिए कॉस्ट कम हुई और कंपनी को भी फायदा होने लगा। देखते ही देखते कंपनी बड़े प्रॉफिट्स कमाने लगी। इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि एक अच्छे लीडर को चेन लिंक सिस्टम में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनकी रेक्टिफिकेशन स्ट्रेटजीज पर काम करना आना चाहिए। हमें शॉर्ट टर्म लॉसेस से ना घबरा के लॉन्ग टर्म गेन्स पर फोकस करना चाहिए। हर एक लिंक पर कितना टाइम और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करना है, ये एक अच्छा स्ट्रेटेजिकल लीडर ही तय कर सकता है। किन स्टेप्स पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके आगे बढ़ना है और कहाँ से पीछे मुड़ना है, ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बनाकर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस छोटे छोटे वीक लिंक्स को आइडेंटिफाई करके सक्सेसफुल हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने वीक लिंक के बारे में जाना। अगले एपिसोड में हम हिस्ट्री के एक ग्रेट इंसिडेंट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटजी को समझकर उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट करके कैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल बनाया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से बड़ी प्रॉब्लम सुलझ सकती है। हैनिबल का नाम हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट में गिना जाता है। डिजाइन इन द बैटल स्ट्रेटजी के जाने माने एग्जाम्पल्स में हैनिबल की रोमन शासन के अगेंस्ट वॉर में मिली विक्ट्री शामिल है। उन्होंने रोम को कार्थेज पर कब्जा करते हुए देखा था। 216 बीसी में रोमन रिपब्लिक इटली के बहुत बड़े पार्ट पर शासन कर रही थी। इससे लगभग 50 साल पहले रोम ने कार्थेज पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि उनके पिता मिलिट्री में थे, इसीलिए वो शुरू से ही युद्ध की कूटनीतियों से वाकिफ थे। हनीबल ने कार्थेज पर और उसके पावर को वापस हथियाने का डिसीजन लिया। आल्प्स माउंटेन को पार करके उनकी सेना रोमन आर्मी के अगेंस्ट इटली में खड़ी हुई। रोम भी झुकने के लिए राजी नहीं था। रोमन आर्मी के 85,000 सैनिकों ने हनीबल के 55,000 सैनिकों की आर्मी पर धावा बोल दिया। हनीबल की सैनिकों की संख्या कम थी, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी पहले से ही तैयार थी। उन्होंने पहले से ही रोमन आर्मी और उसके जनरल्स पर पूरी रिसर्च कर डाली थी। उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहले से ही वो लोग जानते थे। उन्होंने बैटल की शुरुआत में रोमन आर्मी को यह एहसास दिलाया कि कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है। जैसे ही उन्हें लगा कि रोमन आर्मी अब अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट हो गई है, तो उन्होंने अपना फर्दर प्लान ऑफ एक्शन शुरू कर दिया। इसी के चलते
कम सैनिक होने के बावजूद भी हनीबल ने सैनिकों को कुछ इस तरीके से अरेंज किया कि इस वॉर के खत्म होते होते रोमन आर्मी चारों तरफ से कुछ ऐसे घिर चुकी थी कि सारे सैनिक बहुत एक ही जगह में फंस गए थे। उनके पास हिलने तक की जगह नहीं बची थी। वो सैनिक बीच में खड़े बेबस और लाचार होकर बस मौत का इंतजार कर रहे थे। इस बैटल में रोम ने एक ही दिन में अपने 55,000 कमा दिए। उस दिन से लेकर आज तक किसी भी बैटल में एक दिन में इतने सैनिकों की मौत नहीं हुई है। इससे लगभग 50 साल पहले रोम ने कार्थेज पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि उनके पिता मिलिट्री में थे, इसीलिए वो शुरू से ही युद्ध की कूटनीतियों से वाकिफ थे। हनीबल ने कार्थेज पर और उसके पावर को वापस हथियाने का डिसीजन लिया। आप बहुत बड़े पार्ट पर शासन कर रही थी। इससे लगभग 50 साल पहले रोम ने कार्थेज पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि उनके पिता मिलिट्री में थे, इसीलिए वो शुरू से ही युद्ध की कूटनीतियों से वाकिफ थे। हनीबल ने कार्थेज पर और उसके पावर को वापस हथियाने का डिसीजन लिया। आल्प्स माउंटेन को पार करके उनकी सेना रोमन आर्मी के अगेंस्ट इटली में खड़ी हुई। रोम भी झुकने के लिए राजी नहीं था। रोमन आर्मी के 85,000 सैनिकों ने हनीबल के 55,000 सैनिकों की आर्मी पर धावा बोल दिया। हनीबल की सैनिकों की संख्या कम थी, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी पहले से ही तैयार थी। उन्होंने पहले से ही रोमन आर्मी और उसके जनरल्स पर पूरी रिसर्च कर डाली थी। उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहले से ही वो लोग जानते थे। उन्होंने बैटल की शुरुआत में रोमन आर्मी को यह एहसास दिलाया कि कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है। जैसे ही उन्हें लगा कि रोमन आर्मी अब अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट हो गई है, तो उन्होंने अपना फर्दर प्लान ऑफ एक्शन शुरू कर दिया। इसी के चलते कम सैनिक होने के बावजूद भी हनीबल ने सैनिकों को कुछ इस तरीके से अरेंज किया कि इस वॉर के खत्म होते होते रोमन आर्मी चारों तरफ से कुछ ऐसे घिर चुकी थी कि सारे सैनिक बहुत एक ही जगह में फंस गए थे। उनके पास हिलने तक की जगह नहीं बची थी। वो सैनिक बीच में खड़े बेबस और लाचार होकर बस मौत का इंतजार कर रहे थे। इस बैटल में रोम ने एक ही दिन में अपने 55,000 कमा दिए। उस दिन से लेकर आज तक किसी भी बैटल में एक दिन में इतने सैनिकों की मौत नहीं हुई है। रोम को इतनी बुरी तरह से हारते देख रोमन शासित और भी टेरिटरीज ने हनीबल के सामने अपने घुटने टेक दिए। उनकी स्ट्रेटजी को आज के दिन तक स्टडीज में एज अ रेफरेंस यूज किया जाता है। इसीलिए हनीबल को फादर ऑफ स्ट्रेटजीज भी कहा जाता है। स्ट्रेटजी का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिसीजंस और चॉइसेस बनाकर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद को माउल्ड करना है। एक अच्छी स्ट्रेटजी प्लान्स को एक्शंस में बदलने की क्षमता रखती है। जब ऑथर को अमेरिकन कंपनी JPL यानी जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में इंजीनियर के पोस्ट पर काम करने का मौका मिला, तब उन्हें स्ट्रेटजीज और डिज़ाइन को समझने का भी मौका मिला। स्पेस क्राफ्ट्स बनाने के प्रोसेस में उन्होंने बहुत सारे जोड़ तोड़ करने सीखे। स्पेस क्राफ्ट्स बनाने में वेट कॉन्स्ट्रेंट्स बहुत होते हैं, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा हैवी सैटेलाइट लॉन्च करना आसान नहीं होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा टफ लिमिटेड वेट के कंपोनेंट्स को यूज़ करके पूरा स्पेस क्राफ्ट्स बनाना है, जिसका ओवरऑल वेट 3,000 पाउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब वो किसी भी एक कंपोनेंट में कोई चेंजेस करते हैं, तो दूसरे किसी कंपोनेंट की फंक्शनिंग में गड़बड़ हो जाती थी। हर कंपोनेंट को कुछ इस तरीके से अरेंज करना था कि वेट भी ना बढ़े और कुछ माल फंक्शनिंग भी ना हो। उनका कॉलेज में पढ़ा हुआ नॉलेज यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में काम नहीं आ रहा था। बहुत रिसर्चेस और एक्सपेरिमेंट्स के चलते 14 साल के बाद वोयाजर 1 को सक्सेसफुली स्पेस में लॉन्च किया गया, और जो आज भी स्पेस में एक्टिव है। इसके बाद वोयाजर 2 को भी लॉन्च किया गया। प्रोसेस और रिसर्च लंबी थी, लेकिन स्ट्रेटेजिकली प्लान तरीके से किया जाने वाला काम सफल हो ही जाता है। दोस्तों, चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी रिसोर्सेस को एफिशिएंटली कैसे यूज किया जा सकता है, साथ ही साथ उन्हें किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाना चाहिए ताकि मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेटजीज को यूज करके हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल सकें। ये सब चीज़ें हमें टाइम और एक्सपीरियंस के साथ सीखने को मिलती हैं। सॉल्यूशंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स को चुनकर आगे बढ़ना हम स्ट्रेटजीज को डिज़ाइन करके ही सीख पाते हैं। एक बात और ज़रूरी है, शुरुआत में सक्सेस मिलना तो फिर भी आसान हो सकता है, लेकिन उसे मेंटेन करके रखना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। इसीलिए प्लान्स सक्सेसफुल होने के बाद मिली हुई सक्सेस और स्टेटस को बनाए रखने के लिए ही असली मेहनत शुरू होती है। इसलिए हमें लेजी नहीं होना है, मेहनत करते हुए अपने काम में इनोवेशन लाकर आगे बढ़ते जाना है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने
अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन करने के बारे में जाना, अगले एपिसोड में हम स्ट्रेटजी में फोकस करने के बारे में समझेंगे। वो अप्रैल महीने की सुबह की बात है। रिचर्ड एग्जीक्यूटिव एमबीए के सेशन के लिए एक केस स्टडी का डिस्कशन करते हैं। वो केस स्टडी है क्राउन कॉर्क एंड सील, जिसका काम मेटल कंटेनर्स को बनाना था। इस केस स्टडी के जरिए रिचर्ड अपने स्टूडेंट्स को न सिर्फ कंपनी की स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं, बल्कि उन्हें इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली एनालाइज करके पॉलिसी और पोजीशनिंग के मिक्स को समझकर फोकस करना भी सिखाते हैं। चलिए अब क्राउन कंपनी की बात करते हैं। ये अमेरिका में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का फेवरेट शेयर था। 35 सालों में हर साल कंपनी ने लगभग 19% पर ईयर का रिटर्न दिया है, जो कि इनक्रेडिबल है। लेकिन बात यह है कि क्राउन इतने टाइम तक मार्केट में इतने कॉम्पिटिटर्स होने के बाद भी कैसे ग्रो कर पाई। ज्यादातर लोगों को बस उतना पता है कि ये कंपनी ड्रिंक्स के केन्स बनाती है, लेकिन कंपनी की सक्सेस का राज समझने के लिए हमें और डीपली इसके बारे में जानना होगा। केन बनाना एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां ज्यादा प्रॉफिट होने की गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए क्राउन के 3 मेन कॉम्पिटिटर कंपनीज 1 पॉइंट तक ही प्रॉफिट कमा रही थी। लेकिन इसके अपोजिट क्राउन उस कंपनी से 50-60% ज्यादा प्रॉफिटेबल थी। रिचर्ड ने जब स्टूडेंट्स से इसका रीजन पूछा, टॉट नाम के एक रियल एस्टेट डेवलपर ने बोला कि क्राउन प्रोडक्ट्स को कम प्राइस में बनाता है और अपने प्लांट्स को 24 घंटे चलाता है। रिचर्ड ने उनके इस लॉजिक को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि क्राउन की पर कैन कॉस्टिंग ज्यादा थी। फिर मार्टी नाम के एग्जीक्यूटिव ने कहा कि कंपनी अपने कस्टमर सर्विस पर बहुत ध्यान देती है और एक सोडा जैसी चीज के लिए जिसे किसी भी चीज में रखना मुश्किल है, केन बनाना एक मुश्किल काम है। रिचर्ड ने भी इस बात पर हामी भरी और बताया कि कंपनी ने अपना फोकस कस्टमर सर्विस और टेक्निकल असिस्टेंस में लगाया। रिचर्ड को लगा कि इस कंक्लूजन से सभी लोग एग्री होंगे, लेकिन मेलिसा नाम की एक स्टूडेंट इस कंक्लूजन से डिसएग्री करती थी। उनके मुताबिक सोडे को एक केन में भरना कोई बड़ा भारी काम नहीं था। क्राउन सिर्फ एक ही कंपनी नहीं है जो ये काम करती है। फिर रिचर्ड ने व्हाइट बोर्ड के एक साइड में पॉलिसी लिखी और दूसरे साइड में टारगेट लिखा। पॉलिसी के नीचे उन्होंने टेक्निकल असिस्टेंस और रैपिड रिस्पॉन्स भी लिखा। उन्होंने सबसे पूछा कि किन कंपनीज को टेक्निकल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। तब किसी ने बताया कि जो बियर बनाने वाली छोटी कंपनीज है उसे इसकी बहुत जरूरत पड़ सकती है। रिचर्ड ने टेक्निकल असिस्टेंस के सामने टारगेट वाले कॉलम में स्मॉल कंपनीज लिख दिया। अब रैपिड रिस्पॉन्स के लिए टारगेट खोजना था। अलग अलग रिस्पॉन्स मिलने के बाद फाइनली किसी ने कहा कि जब बहुत सारे ऑर्डर्स एक ही टाइम पर आते हैं तो तुरंत रिस्पॉन्स देना होता है। रिचर्ड को सही आंसर मिल गया था। उन्होंने रैपिड रिस्पॉन्स के सामने रश ऑर्डर्स लिख दिया। दोस्तों चलिए अब चीज़ों को समझते हैं। कंपनी के क्लाइंट्स छोटे कस्टमर्स होते हैं जिन्हें ऑर्डर्स लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए होता है। साथ ही साथ वो उन ऑर्डर्स की डिलीवरी भी जल्दी चाहते हैं और इसलिए ही कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है। इसके अपोजिट उनकी कॉम्पिटिटर कंपनी ऐसे क्लाइंट से डील करती है जो अपने प्रोडक्ट्स जल्दी नहीं बदलते हैं, तो उन्हें सेटअप चेंज करने में ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, इसलिए उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है। इस प्रकार से हमने क्राउन कंपनी की स्ट्रेटजी को समझकर ये मालूम किया कि रियल प्रॉब्लम क्या है। लेकिन क्राउन मार्केट के सिलेक्टेड पार्ट के साथ डील करने की वजह से वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, इसलिए अपने क्लाइंट से वो अच्छी डील्स ले लेता है। इसी वजह से वो मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर से आगे भी है और इसे ही फोकस कहा जाता है। तो दोस्तों इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे क्राउन कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होने के बाद भी वो फोकस्ड होने की वजह से प्रॉफिटेबल है। अगले एपिसोड में हम ग्रोथ और एडवांटेज के बारे में समझेंगे। दोस्तों मान लीजिए कोई 2 सेम स्किल के प्लेयर चेस खेल रहे हों, तो क्या आप बता सकते हैं कि किसको गेम के स्टार्टिंग में एडवांटेज मिलेगा? शायद नहीं, क्योंकि जब 2 बराबरी के लोग मिलते हैं तो किसी को पहले से कोई एडवांटेज नहीं मिलता है। लेकिन जब लोगों में डिफरेंस होता है तो किसी न किसी को एडवांटेज जरूर मिलता है। एक अच्छे लीडर का ये जॉब होता है कि वो उन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करे और ये डिसाइड करे कि कौन से डिफरेंसेस को एडवांटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। साल 2000 की बात है। रिचर्ड एक स्टार्टअप में काम कर रहे थे। वो कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही थी। उस स्टार्टअप में एक वेंचर कैपिटल फर्म में पैसे लगाए थे। सुसान नाम की एक लेडी उस स्टार्टअप को बहुत सपोर्ट करती थी। साथ ही साथ वो स्टार्टअप और टीम को अच्छी तरह से जानती थी।
लेकिन जब स्टार्टअप को थर्ड टाइम पर फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ी तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि शायद अब इस कंपनी को किसी बड़ी कंपनी को सेल कर देना चाहिए। जब कंपनी के सीईओ ने कंपनी के सभी अचीवमेंट्स का मेंशन करते हुए इस बात का पोस्ट किया तो सुजैन ने बताया कि अगर आप ओलंपिक्स में 1500 मीटर की कोई रेस जीत लेते हैं तो शायद आप 10,000 मीटर की रेस भी जीत सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेसलिंग में भी जीत ही जाए। ये बात लाइफ के हर फील्ड में अप्लाई होती है। जब हम किसी फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं तो ऐसी फील्ड्स में भी हाथ पांव मारने लगते हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है। ऐसे में हमें निराशा ही हाथ लगती है। हमें कुछ चीज़ों में एडवांटेज होता है तो कुछ चीज़ों से खुद को दूर भी करना पड़ता है। हर टीम, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री के पास ये एडवांटेज होता है। उसे मालूम होता है कि किन कंडीशंस में वो अच्छा कर सकती है। जो इनको अच्छी तरह से यूज़ कर लेता है वही आगे बढ़ता है। जब अमेरिका में 9/11 हुआ उसके बाद अमेरिका अफगानिस्तान में अल-कायदा की लीडरशिप के साथ साथ तालिबान गवर्नमेंट को भी ख़त्म करना चाहता था। अमेरिका के पास बहुत पावर था जिससे वो ईजिली अल-कायदा को ख़त्म करके तालिबान को भी पावर से हटा सकते थे, लेकिन उसके लीडर्स इस एडवांटेज को लेने में नाकाम रहे और उसामा बिन लादेन वहां से भागकर पाकिस्तान चला गया। 9 साल के बाद भी अमेरिका अफगानिस्तान के साथ छोटे मोटे वॉर्स में एंगेज होता था, लेकिन कुछ खास उसके हाथ में नहीं आया। यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन का भी पता नहीं चल पाया। उस टाइम तक अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान में डिप्लॉयड थी, जो बहुत ही एक्सपेंसिव भी था। इन सब चीज़ों से समझ में आ रहा था कि जैसे रेस में दौड़ने वाला रेसलिंग नहीं कर सकता है, ठीक वैसे ही अमेरिका के पास रिसोर्सेज होते हुए भी अफगानिस्तान में उसका कोई एडवांटेज नहीं ले पा रही थी। बिजनेस के टर्म्स में इसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहा जाता है। जब भी हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट हमारे कॉम्पिटिटर से कम होता है या हमारे प्रोडक्ट में ज़्यादा वैरायटी होती है तो उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहा जाता है। साथ ही साथ हमें इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बनाए रखना भी ज़रूरी होता है। अगर हमारे कॉम्पिटिटर भी हमारे प्रोडक्ट को कॉपी करने लगते हैं तो वो एडवांटेज ख़त्म हो जाता है। ऐसे टाइम में हम अपने प्रोडक्ट या प्रोसेस का पेटेंट ले सकते हैं जिससे कोई भी उस मेथड का यूज़ ना कर सके। कभी कभी इसमें ब्रांड नेम, नेटवर्क और दूसरे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एप्पल के आईफोन्स उसके ब्रांड नेम, आईट्यून्स सर्विसेज और आईफोन एप्लीकेशंस की वजह से यूनिक है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने सीखा कि कैसे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का यूज़ करके लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको कारगिल का युद्ध याद ही होगा कि कैसे इंडियन आर्मी ने पहाड़ों की चोटी पर बैठे पाकिस्तानी आर्मी को धूल चटा दी थी। जबकि मिलिट्री स्ट्रेटजी में माना जाता है कि जो ऊंचाई पर होता है उससे एडवांटेज होता है। बिजनेस में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमें भी बिजनेस में कुछ ऐसे एडवांटेज पॉइंट डेवलप करना चाहिए। चाहे हो कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई सर्विस, आप इस पर कितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, कॉम्पिटिटर के लिए उसे कॉपी कर पाना उतना ही मुश्किल होगा। जैसे फेड एक्स ने ओवरनाइट डिलीवरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, साथ ही साथ हम बहुत सारे चेंज करके भी ऐसा कर सकते हैं। चलिए हम साल 1875 और 1925 के लोगों को कंपेयर करते हैं। इन 50 सालों में इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई और लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। उसी दौरान घोड़ा गाड़ी की जगह कार ले रही थी। एयरप्लेन भी इसी दौरान आया। इस तरह से टाइम के साथ सब कुछ बदलता चला गया। एक टाइम पर कंप्यूटर्स का बड़ा क्रेज था, लेकिन अब सभी के हाथ में लैपटॉप है। इस तरह ये चेंजेस चलते ही रहेंगे। ऐसे में हमें ये मेक श्योर करना है कि चेंजेस को हम जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर लें, क्योंकि बाद में सभी लोग टाइम और ज़रूरत के अकॉर्डिंग चेंज हो ही जाते हैं। ऐसे में हमारे पास एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं रह जाता है। जब भी कोई चेंज होता है तो लोग उसे मेन चीज़ों पर ही फोकस कर पाते हैं। ऐसे जैसे कौन सा न्यू प्रोडक्ट आ रहा है और किस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है। लेकिन हमें थोड़ा डीपली सोचना है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1950 में जब टेलीविज़न आया तो सबको पता था कि एक टाइम के बाद सबके घर में एक टेलीविज़न ज़रूर होगा और ये मोशन पिक्चर्स को अफेक्ट भी करेगा। और हुआ भी ठीक वैसा ही। 1960 आते आते ट्रेडिशनल हॉलीवुड स्टूडियोज़ की बी ग्रेड की मूवीज़ को लोग देखने नहीं जाते थे। ऐसे में इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउस आए और उन्होंने हॉलीवुड में जान फूकी। तो इससे हमें समझ आया कि टेलीविज़न आने से ट्रेडिशनल हॉलीवुड स्टूडियोज़ की मूवीज़ तो कम चलने लगीं, लेकिन साथ ही साथ इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन का भी एग्जिस्टेंस में आया। इसीलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हवा का रुख किस ओर है
और उसी के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करते चले जाना है। मान लीजिए आप एक शिप के सेलर हैं और अगर हवा नहीं चल रही है तो आपको अपना स्किल दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपके स्किल्स को तभी अप्रिशिएट किया जाएगा जब तूफानों के बीच आप सक्सेसफुली शिप को चला पाएं। ठीक उसी तरह बिजनेस में भी आपका लोहा तभी माना जाएगा जब आप इंडस्ट्री में होने वाले चेंजेस को अडॉप्ट करके खुद और अपनी कंपनी को एक नई ऊंचाई दिला सकें। किसी भी लीडर के लिए इस चेंजेस को पूरी तरह से एंटिसिपेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बस उसे अपने इतना कंफर्म करना है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेटर डिसीजंस लेते रहें। दोस्तों, जब हम कोहरे में ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो हमें सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही हमें कोई एक भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो हम उसी के सहारे अपना रास्ता तय कर लेते हैं। ये हमारा गाइड पोस्ट बन जाता है। बिजनेस में भी ऐसे ही गाइड पोस्ट होते हैं। चलिए एक एक करके उसकी बात करते हैं। पहला है फिक्स्ड कॉस्ट का बढ़ जाना। किसी भी इंडस्ट्री में सबसे बेसिक चेंज उसके प्रोडक्शन कॉस्ट के बढ़ जाने से होता है। जैसे जब 1960 में दुनिया ब्लैक एंड वाइट फोटोज से कलरफुल फोटोज की ओर बढ़ रही थी, तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ गया था। ऐसे में बहुत सी कंपनीज बंद हो गईं, लेकिन कोडक और फ्यूजी जैसी कंपनीज ने इसे प्रॉपरली हैंडल किया और मार्केट में बनी रही। दूसरा गाइड पोस्ट है डी रेगुलेशन। अक्सर गवर्नमेंट हर कुछ साल के बाद अपने रूल्स और रेगुलेशंस में चेंजेस करती रहती है। ऐसे में कुछ कंपनीज को इससे बहुत फ़ायदा होता है तो कुछ कंपनीज को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। किसी रेगुलेशन में किसी प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स कर दिया जाता है कि आप इससे ज़्यादा प्राइस में इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते हैं। जब ऐसा होता है तो कंपनीज के लिए खुद के एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत सी कंपनीज बंद भी हो जाती हैं। तीसरा गाइड पोस्ट है प्रिडिक्टेबल बायसेस। आप अक्सर देखते होंगे कि लोग किसी कंपनी के बारे में बताते हैं कि ये कंपनी आगे बढ़ेगी और मार्केट में एक बड़ा नाम बनेगी, लेकिन वो लोग ये नहीं बताते हैं कि वही कंपनी किस लेवल तक आगे बढ़ेगी और कब इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी। ऐसे में बिजनेस से जुड़े लोगों के साथ धोखा होता है। अगला गाइड पोस्ट है अट्रैक्टर स्टेट्स। साल 1995 और 2000 के बीच में टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत खराब स्थिति में थी। धीरे धीरे सभी चीज़ें वायरलेस होने लगीं और उसकी जगह आईपी पैकेट्स ने ले ली। सभी चीज़ों को इसी में सेव किया जा रहा था। उस टाइम एक बात कही जाती थी, आईपी एवरीवेयर, मतलब आईपी सभी जगह है और यही अट्रैक्टर स्टेट्स कहलाती है। इस तरह से इन गाइड पोस्ट के बारे में जानकर हम अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई और लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। उसी दौरान घोड़ा गाड़ी की जगह कार ले रही थी। एयरप्लेन भी इसी दौरान आया। इस तरह से टाइम के साथ सब कुछ बदलता चला गया। एक टाइम पर कंप्यूटर्स का बड़ा क्रेज था, लेकिन अब सभी के हाथ में लैपटॉप है। इस तरह ये चेंजेस चलते ही रहेंगे। ऐसे में हमें ये मेक श्योर करना है कि चेंजेस को हम जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर लें, क्योंकि बाद में सभी लोग टाइम और ज़रूरत के अकॉर्डिंग चेंज हो ही जाते हैं। ऐसे में हमारे पास एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं रह जाता है। जब भी कोई चेंज होता है तो लोग उसे मेन चीज़ों पर ही फोकस कर पाते हैं। ऐसे जैसे कौन से न्यू प्रोडक्ट आ रहा है और किस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, लेकिन हमें थोड़ा डीपली सोचना है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1950 में जब टेलीविज़न आया तो सबको पता था कि एक टाइम के बाद सबके घर में एक टेलीविज़न ज़रूर होगा और ये मोशन पिक्चर्स को अफेक्ट भी करेगा, और हुआ भी ठीक वैसा ही। 1960 आते आते ट्रेडिशनल हॉलीवुड स्टूडियोज़ की बी ग्रेड की मूवीज़ को लोग देखने नहीं जाते थे। ऐसे में इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउस आए और उन्होंने हॉलीवुड में जान फूकी। तो इससे हमें समझ आया कि टेलीविज़न आने से ट्रेडिशनल हॉलीवुड स्टूडियोज़ की मूवीज़ तो कम चलने लगीं, लेकिन साथ ही साथ इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन का भी एग्जिस्टेंस में आया। इसीलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हवा का रुख किस ओर है और उसी के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करते चले जाना है। मान लीजिए आप एक शिप के सेलर हैं और अगर हवा नहीं चल रही है तो आपको अपना स्किल दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपके स्किल्स को तभी अप्रिशिएट किया जाएगा जब तूफानों के बीच आप सक्सेसफुली शिप को चला पाएं। ठीक उसी तरह बिजनेस में भी आपका लोहा तभी माना जाएगा जब आप इंडस्ट्री में होने वाले चेंजेस को अडॉप्ट करके खुद और अपनी कंपनी को एक नई ऊंचाई दिला सकें। किसी भी लीडर के लिए इस चेंजेस को पूरी तरह से एंटिसिपेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बस उसे अपने इतना कंफर्म करना है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेटर डिसीजंस लेते रहें।
दोस्तों, जब हम कोहरे में ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो हमें सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही हमें कोई एक भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो हम उसी के सहारे अपना रास्ता तय कर लेते हैं। ये हमारा गाइड पोस्ट बन जाता है। बिजनेस में भी ऐसे ही गाइड पोस्ट होते हैं। चलिए एक एक करके उसकी बात करते हैं। पहला है फिक्स्ड कॉस्ट का बढ़ जाना। किसी भी इंडस्ट्री में सबसे बेसिक चेंज उसके प्रोडक्शन कॉस्ट के बढ़ जाने से होता है। जैसे जब 1960 में दुनिया ब्लैक एंड वाइट फोटोज से कलरफुल फोटोज की ओर बढ़ रही थी, तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ गया था। ऐसे में बहुत सी कंपनीज बंद हो गईं, लेकिन कोडक और फ्यूजी जैसी कंपनीज ने इसे प्रॉपरली हैंडल किया और मार्केट में बनी रही। दूसरा गाइड पोस्ट है डी रेगुलेशन। अक्सर गवर्नमेंट हर कुछ साल के बाद अपने रूल्स और रेगुलेशंस में चेंजेस करती रहती है। ऐसे में कुछ कंपनीज को इससे बहुत फायदा होता है तो कुछ कंपनीज को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। किसी रेगुलेशन में किसी प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स कर दिया जाता है कि आप इससे ज़्यादा प्राइस में इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते हैं। जब ऐसा होता है तो कंपनीज के लिए खुद के एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत सी कंपनीज बंद भी हो जाती हैं। तीसरा गाइड पोस्ट है प्रिडिक्टेबल बायसेस। आप अक्सर देखते होंगे कि लोग किसी कंपनी के बारे में बताते हैं कि ये कंपनी आगे बढ़ेगी और मार्केट में एक बड़ा नाम बनेगी, लेकिन वो लोग ये नहीं बताते हैं कि वही कंपनी किस लेवल तक आगे बढ़ेगी और कब इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी। ऐसे में बिजनेस से जुड़े लोगों के साथ धोखा होता है। अगला गाइड पोस्ट है अट्रैक्टर स्टेट्स। साल 1995 और 2000 के बीच में टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत खराब स्थिति में थी। धीरे धीरे सभी चीज़ें वायरलेस होने लगीं और उसकी जगह आईपी पैकेट्स ने ले ली। सभी चीज़ों को इसी में सेव किया जा रहा था। उस टाइम एक बात कही जाती थी, आईपी एवरीवेयर, मतलब आईपी सभी जगह है, और यही अट्रैक्टर स्टेट्स कहलाती है। इस तरह से इन गाइड पोस्ट के बारे में जानकर हम अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने सुपर टैंकर के बारे में कभी सुना है? इसमें हजारों टन ऑयल को ले जाया जाता है। इसी वजह से जब इनको रिजर्व भी किया जाता है तो इसे अपने करंट डायरेक्शन में रुकने में ही 1 किलोमीटर लग जाता है। इसे ही इनर्शिया कहा जाता है। अगर हम इसे बिजनेस के टर्म्स में समझें तो जब भी कंपनीज टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी नए चेंज को अडॉप्ट नहीं करना चाहती हैं तो इसे बिजनेस का इनर्शिया बोल सकते हैं। किसी भी कंपनी के तौर तरीकों को चेंज करने में सालों का वक्त लग सकता है। अभी हमने फिजिक्स के इनर्शिया के बारे में जाना, अब हम एंट्रोपी के बारे में जानेंगे। इसका मतलब ये होता है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा डिसऑर्डर्ड वे में रखी गई हैं और ये हमेशा बढ़ती चली जाती हैं। बिजनेस में भी लीडर्स को अपनी कंपनी के पर्पस और वैल्यूज़ को मेंटेन रखना होता है, वरना वो अपने आप गिरती चली जाती हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन वो कंपनी सॉफ्टवेयर को बहुत ही स्लो इम्प्रूव कर रही थी। इसी का फायदा एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों ने उठाया। अपने कॉम्पिटिटर्स के इनर्शिया पॉइंट्स को समझने से हम उनसे आगे निकल सकते हैं। इनर्शिया को फिक्स भी किया जा सकता है। अगर सीनियर मैनेजमेंट इस बात को समझ जाता है कि कंपनी के ग्रोथ के लिए एक नए रूटीन की ज़रूरत है तो बहुत ही जल्दी चेंजेस किए जा सकते हैं। जैसे अच्छे मैनेजर्स को हायर किया जा सकता है जिनके पास अच्छे मेथड्स हों, या फर्म के रूटीन को भी रीडिज़ाइन किया जा सकता है। ये बात 1984 की है। ऑथर को AT&T नाम की कंपनी में एक स्ट्रेटजी कंसल्टेंट के रूप में अपॉइंट किया गया। उस रोल में ऑथर ने कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस बनवाए, साथ ही साथ उसे बेचने के लिए भी अलग अलग तरीकों का सहारा लिया। वो ऐसा करके उस कंपनी के पहले वाले प्लेटफॉर्म का सिंपल वर्जन बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि कंपनी का प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा नहीं है। इस तरह से कभी कभी हमारा ध्यान कहीं और होता है और मेन प्रॉब्लम कुछ और होती है। दरअसल उस कंपनी की प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाती थी, बल्कि वहाँ के कल्चर और लोगों के माइंडसेट में प्रॉब्लम थी। जब तक उस कंपनी की मोनोपोली थी, सब कुछ बिना किसी प्रॉब्लम के चलता रहा, लेकिन जैसे ही मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर्स आए तो उनकी पोल खुल गई। चलिए कल्चर को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। लगभग 1970 के आसपास खैमेर रॉज नाम की एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जिन्होंने 20 लाख से ज्यादा कंबोडियन लोगों को मार डाला। उन्होंने उनकी सारी किताबें जला डाली, बैंक्स और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी लूट लिया, लेकिन फिर भी वो वहाँ के कल्चर को खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि कल्चर को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है। कंपनी का कल्चर भी ठीक वैसा ही होता है, इसे भी चेंज नहीं किया जा सकता है।
चलिए अब समझते हैं कि कैसे किसी कंपनी के कल्चर को चेंज किया जा सकता है। इसका पहला स्टेप है चीज़ों को सिंपल करना। चाहे वो रूटीन्स हों या चाहे प्रोसेसेस हों, हमें जो कोई भी स्टेप किसी काम का नहीं लगता है तो हम उसे निकाल सकते हैं। जितना प्रोसेस सिंपल होगा उतना ही हमें फ़ायदा होगा। इसके बाद हम पूरी को और छोटी छोटी यूनिट में बांट सकते हैं। इससे हम लोगों की परफॉर्मेंस को ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। इसके बाद हमें ये भी समझ में आएगा कि किस यूनिट को बंद किया जा सकता है और किस यूनिट में अभी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। जिस यूनिट के कल्चर को चेंज करना है उसके लिए हमें उसके मेंबर्स के काम करने के तरीके और वैल्यूज़ को चेंज करना होगा। हर यूनिट में कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जिससे सब इन्फ्लुएंस होते हैं। ऐसे लोग ही यूनिट के वर्क कल्चर को चलाते हैं। इन्हें अल्फा कहा जाता है। जैसे ही हम इन लोगों को चेंज करते हैं वैसे ही यूनिट का वर्क कल्चर भी चेंज हो जाता है। इस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने फोर्ब्स का नाम सुना ही होगा। इसमें अगर किसी भी कंपनी का नाम आता है तो उसे बड़ी कंपनियों में माना जाता है। निविडिया एक 3D ग्राफिक्स बनाने वाली कंपनी है जिसे 2007 में फोर्ब्स ने कंपनी ऑफ द ईयर करार दिया था। दरअसल जब 1999 में कंपनी के सीईओ हुएंग ने कंपनी का शेयर लॉन्च किया तो उस समय से शेयर के प्राइस 21 गुना तक बढ़ गए थे। चलिए इस कंपनी की स्ट्रेटजी को समझते हैं। आप लोगों को 3D से लग रहा होगा कि ये कोई चश्मा बनाने वाली कंपनी होगी, लेकिन यहाँ 3D से मतलब उस प्रोसेस से है जिसकी मदद से हम किसी फोटो को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। 3D फोटो को देखने से ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ ही देख रही है। आज हम जो भी 3D टेक्नोलॉजी देखते हैं वो 1960 में यूनिवर्सिटी ऑफ ओटाह में प्रोफेसर्स इवान सुदरलैंड और डेविड इवांस के द्वारा किया गया था। जहाँ दूसरे प्रोग्राम बस थ्योरी सिखा रहे थे, वहीं इस प्रोग्राम में 3D फोटो को बनाने में जो रियल प्रॉब्लम्स आ रही थीं उन्हें सॉल्व किया जा रहा था। इसी वजह से कंप्यूटर ग्राफिक्स के बड़े बड़े नाम इस प्रोग्राम से निकले। जिम क्लार्क भी इन्हीं में से एक थे जिन्होंने 1982 में सिलिकॉन ग्राफिक्स INC बनाया था। इसे SGI कहा जाता था। इस कंपनी ने 3D ग्राफिक्स के मेन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया, जिसे ग्राफिक्स पाइपलाइन कहा गया। इस टेक्निक में फोटो को छोटे छोटे ट्रायंगल के फॉर्म में ब्रेक किया और उसे वापस जोड़कर फोटो बना दिया जाता था। इस टेक्नोलॉजी का यूज एक फेमस फिल्म जुरासिक पार्क में भी किया गया था। 1990 तक आते आते इतना तो तय हो गया था कि 3D ग्राफिक्स को पर्सनल कंप्यूटर में भी यूज किया जाएगा, लेकिन ये पता नहीं था कि किस फील्ड में इसका यूज किया जाएगा। और इतने में ही एक्शन पैक्ड कंप्यूटर गेम्स आ गए। एक बार वो अपने दोस्त के घर गए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा एक कंप्यूटर गेम खेल रहा था, लेकिन वो बहुत ही स्लो था। अगली बार जब वो गए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा डूम नाम का कोई और गेम खेल रहा था जो 3D इफेक्ट्स के मामले में परफेक्ट था। उसमें बिना किसी डिले के 3D फोटोज आ रहे थे। इस तरह से 3D ग्राफिक्स ने गेमिंग इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। चलिए वापस एनवीडिया पर कंपनी पर आते हैं। जब कंपनी ने 1995 में अपने पहले प्रोडक्ट NV1 लॉन्च किया तो उम्मीद की गई कि मल्टीमीडिया को एक नई ऊंचाई मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया। इससे कंपनी की स्ट्रेटजी को बदला गया। उसने मल्टीमीडिया पर फोकस करने के बजाय 3D ग्राफिक्स पर फोकस करना शुरू किया। वो एक ही चिप में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफिक पाइपलाइन लगाने लगे। साथ ही साथ उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स भी बनाने शुरू कर दिए। उस टाइम पर ग्राफिक्स में अपडेट हर 18 महीनों के बाद होता था, लेकिन इस कंपनी ने इसे 6 महीनों में ही करके दिखा दिया। ऐसा करने से उन्होंने अपनी गाइडिंग पॉलिसी को सिर्फ पेपर पर न रखकर रियलिटी में भी अप्लाई किया। सबसे पहले उन्होंने 3 अलग अलग डेवलपमेंट टीम बनाई और 18 महीनों का टारगेट लेने की जगह 6 महीने का टारगेट लिया। ऐसे में पाइपलाइन में थोड़ा सा भी डिले होने पर वो समझ आने लगा। सबसे पहले चिप्स बनाने के टाइम जो बग्स आते थे उस पर काम किया गया। उसके बाद सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स को जल्दी बनाने के लिए ध्यान दिया गया। पहले अलग अलग ड्राइवर्स का यूज किया जाता था, लेकिन बाद में उसे एक ही टाइप का कर दिया गया। इसकी वजह से लोगों को ये कन्फ्यूजन नहीं होता था कि कौन सा ड्राइवर किस चिप में जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती गई और वो दूसरे प्रॉब्लम्स एरियाज को आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ती रही। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे एक कंपनी आगे बढ़ती है।
दोस्तों, कोई भी अच्छी स्ट्रेटेजी वो होती है जिसमें हमें ये पता होता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। लेकिन ये तो सब लोगों को ही पता होता है। ऐसे में कोई ऐसी नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो आपकी कंपनी को ही पता हो, तो सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब कोई भी कंपनी ऐसा करती है तो उसे साइंटिफिक एम्पिरिसिज्म कहा जाता है। इसमें किसी को काम को पहले एक्सपेरिमेंट की तरह करके देखा जाता है। ऑथर हगिस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ काम कर रहे थे, जिसमें वो मैनेजर्स को स्ट्रेटजीज बनाने में मदद करते थे। वो मिलकर किसी केस स्टडी पर डिस्कस किया करते थे। ऐसे में ऑथर ने स्ट्रेटजी और साइंस के बीच में कनेक्शन क्रिएट किया। सबसे पहले कोई भी साइंटिस्ट किसी भी टॉपिक का पूरा नॉलेज लेता है, वो कुछ भी नहीं छोड़ता है। उसके बाद वो अज्यूम करने लगता है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। इस बारे में लगातार सोचने के बाद ही वो कुछ नया डिस्कवरी कर पाता है। बिजनेस में भी ठीक ऐसा ही किया जाता है। इसमें भी नोन और अननोन फैक्टर्स होते हैं। साइंस में हम कोई भी एक्सपेरिमेंट ये मानकर करते हैं कि जो करंट में लॉज है वो गलत है। बिजनेस में भी यही सोचा जाता है कि अभी जो भी प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है वो गलत है। अगर नया एक्सपेरिमेंट पुराने प्रिंसिपल्स को फेल साबित कर देता है तो हमें नई स्ट्रेटजी मिल जाती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं होता है तो लोग उसी तरीके को लगातार अप्लाई करके सक्सेस पाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा करने से कोई भी नए आइडियाज नहीं आते हैं। जब हमें लगता है कि हमें सब कुछ मालूम है तो वहां कुछ भी नया इनोवेट नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़कर नए सिरे से सोचना शुरू करना होगा। स्ट्रेटजी को एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस की तरह होना चाहिए, जिसमें हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि ये दुनिया कैसे काम करती है। बिजनेस में हम किसी इनपुट के लिए कोई पर्टिकुलर आउटपुट को प्रिडिक्ट करते हैं। ये बात 1890 की है। पिट्सबर्ग में एक पार्टी थी जहां मूवर्स और शेकर्स से रिलेटेड सभी बड़ी कंपनीज मौजूद थीं। वहां कार्नेगी भी मौजूद थे, जिन्हें अमेरिकन स्टील इंडस्ट्री को रिवाइव करने वाला माना जाता है। उन्हें फेडरिक टेलर से मिलाया गया, जिन्हें किसी भी काम को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने का एक्सपर्ट माना जाता था। कार्नेगी ने उनसे पूछा कि क्या वो उन्हें मैनेजमेंट के बारे में कुछ बता सकते हैं जो सुनने लायक हो। इसके बदले वो उन्हें $10,000 देने के लिए तैयार थे। जब फ्रेडरिक टेलर ने उन्हें कहा कि आप अपने 10 सबसे ज़रूरी काम की लिस्ट तैयार कीजिए और उसके बाद नंबर 1 पर जो काम है उसे सबसे पहले शुरू कीजिए, उनके इस जवाब के एक हफ्ते के बाद उन्हें $10,000 का चेक मिला। जब ऑथर ने इस स्टोरी को सुना तो उन्हें लगा कि लिस्ट बनाना तो एक बहुत छोटा सा स्टेप है और उसके लिए $10,000 देने की ज़रूरत नहीं थी। जब उन्होंने इसके बारे में डीपली सोचा तो उन्हें मालूम हुआ कि लिस्ट बनाना तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन उस लिस्ट में टास्क्स को प्रियोरिटाइज करके जमाना एक बड़ा टास्क था। इस लिस्ट को हमें ये सोचकर बनाना है कि कौन सा टास्क इम्पॉर्टेंट है और किस टास्क पर काम किया जा सकता है। ऐसा करने से हम हर एक टास्क को डीपली एनालाइज करते हैं। वैसे तो एक हमारे दिमाग की लिमिटेशन होती है, ऐसे में पूरी लिस्ट को ध्यान से बनाना एक टफ टास्क हो सकता है, लेकिन हम इसके लिए टूल्स और कॉन्सेप्ट्स का सहारा ले सकते हैं। इसकी मदद से हम जान सकते हैं कि हर टास्क को करने में कौन से चैलेंजेस आएंगे और इससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए इस किताब के सारांश को अब समझते हैं। एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। जैसे के मार्ट ने वॉलमार्ट की स्ट्रेटजीज को इग्नोर किया और वो बैंकरप्ट बन गई, वैसा हमें नहीं करना है। हमें सही टाइम पर ही कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ को पहचान कर खुद को भी अपडेट करते जाना है। हमें यह समझना है कि कोई भी अच्छी स्ट्रेटजी कॉम्प्लिकेटेड ना होकर सिंपल होती है। साथ ही साथ हमें बैड स्ट्रेटजी के बारे में भी जानना है। जब हम रियल प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं पाते हैं और मेन प्रॉब्लम को देखने के अलावा हम बाकी हर चीज पर फोकस करते हैं तो उसे बैड स्ट्रेटजी कहा जाता है। हमें यह समझना है कि स्ट्रेटजी और गोल दो अलग अलग चीजें हैं और बैड स्ट्रेटजीज को अवॉइड करने का रास्ता भी इसी में छुपा है। आगे हम ये भी जानते हैं कि आखिर लोग क्यों बैड स्ट्रेटजीज बनाते हैं। उसके बाद गुड स्ट्रेटजीज बनाने के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम प्रॉब्लम्स की तह तक जाएंगे और उसी के बेसिस पर गाइडिंग पॉलिसी बनाएंगे। उसके बाद चैलेंजेस को फेस करके ऑब्स्टिकल्स को कैसे ओवरकम करना है उसकी प्लानिंग करेंगे।
किसी प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें पता चलता है कि आखिर बनाई गई स्ट्रेटजी से हमें आउटकम मिल पाएगा भी या नहीं। जब हम समझ जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे सिंपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो उसके बाद उसके लिए हम कोहेरेंट प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं। हम यूरोपियन बिजनेस ग्रुप के एग्जाम्पल से समझते हैं कि सबको साथ लेकर चलने से किसी प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम किया जा सकता है। इसके बाद हम अच्छी स्ट्रेटजी के बारे में समझते हैं। इसका मेन फोकस यही होता है कि कैसे भी हम अपने सेट गोल्स को अचीव करें, चाहे उसके लिए हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज हो या ना हो। लेकिन हमें इन चीज़ों को मैनेज करना सीखना होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमें सिचुएशन को एंटिसिपेट करना भी आना चाहिए। साथ ही साथ टाइम टू टाइम चेंज लाने की हिम्मत भी हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। इसके बाद हम चेन लिंक सिस्टम के बारे में समझते हैं कि कैसे चेन लिंक सिस्टम डिसीजंस और ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्ट करता है। हम जानते हैं कि कैसे एक वीक लिंक पूरे ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग को इफेक्ट कर सकता है। हम हैनिबल की स्टोरी से जानेंगे कि कैसे जब रोमन आर्मी के 85,000 सैनिकों ने हैनिबल के 55,000 सैनिकों की आर्मी पर धावा बोल दिया, तो भी हैनिबल ने उनको अपनी परफेक्ट स्ट्रेटजी के बलबूते हरा दिया। तो दोस्तों, ऐसी ही और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें सुनने